नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकारों तक। वहीं आपको हम बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जो होंगी आपके काम की। आपको हम बताएंगे सरकार के उन विकास कार्यों के बारे में जिनका सीधा फायदा आपको हो रहा है। तो अगले 30 मिनट तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। और जनता सरकार में सबसे पहले हम बात करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल की, जिन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी का रबी की फसलों पर एमएसपी बढ़ाने पर आभार व्यक्त किया है और कहा है कि पीएम के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। साथ ही सीएम ने कहा है कि किसानों के लिए नई नई योजनाएं हम लेकर आ रहे हैं। एमएसपी घोषित करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि लागत मूल्य से हर फसल 50% से ऊपर उसका एमएसपी होना चाहिए। बहुत फसलें तो 100% तक भी पहुंच गई हैं। इसलिए जो नए एमएसपी घोषित किए गए हैं उसमें 40 रुपये से लेकर के और 400 रुपया प्रति क्विंटल तक बढ़ोतरी की गई है। मैं प्रधानमंत्री जी को, केंद्र सरकार को अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। आशा करता हूं कि जो किसानों की आय डबल करने का संकल्प एक मोदी जी ने लिया था वो निश्चित रूप से पूरा होता जा रहा है और आने वाले अगले वर्ष तक और बहुत सी योजनाएं ऐसी आएंगी जिसमें से किसानों की आय डबल होगी। हम लोगों ने गन्ने का रेट, जो पहले से हमारी एक विशेषता रही है कि देश में सर्वाधिक गन्ने का रेट ये हम देते हैं, इस बार भी हमने 12 रुपया प्रति क्विंटल बढ़ा करके इसको 350 रुपये से 362 रुपया प्रति क्विंटल कर दिया है। सीसीटीएनसी प्रणाली में 100% अंक हासिल करने के बाद हरियाणा ने देश भर में इतिहास रचा है। आपको बता दें कि यह दूसरी बार है जब सीसीटीएनसी प्रणाली में प्रदेश 100% अंक के साथ प्रथम स्थान पर है, जिसके बाद गृह मंत्री अनिल विज ने हरियाणा के लिए इसे गर्व की बात बताया। उन्होंने कहा कि हरियाणा के सभी थानों को अप टू डेट रखा है और पुलिस थानों में पूरी तरह से संसाधन उपलब्ध हैं। ये बड़े गर्व की बात है कि हमारे 100 में से 100 नंबर आए हैं। सीसीटीएनएस में हमने सारे थानों को जो है पूरी तरह से इक्विप किया है और हमारा बिल्कुल अप टू डेट पाया गया है। शुक्रवार को प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल भिवानी पहुंचे, जहां उन्होंने तमाम सड़कों, चौराहों और हाईवे निर्माण कार्य सहित जलभराव वाले इलाकों का दौरा किया और मौके पर ही अधिकारियों को सभी समस्याओं का जल्द समाधान करने के निर्देश भी जारी किए। इसके साथ ही उन्होंने कई विषयों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया भी दी। भिवानी में शुक्रवार को हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने शहर की तमाम सड़कों और चौराहों का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने भिवानी शहर में बरसात के कारण टूटी सड़कों, हाईवे के निर्माण कार्य सहित जलभराव वाले क्षेत्रों का दौरा किया और मौके पर ही कृषि मंत्री जेपी दलाल ने उपायुक्त आरएस ढिल्लों को शीघ्र ही सड़कों की मरम्मत किए जाने के निर्देश भी दिए। हमारे जिला के नए उपायुक्त आए हैं, उनके साथ जो विभाग के इंजीनियर थे उनके साथ लेकर के शहर की सर्कुलर रोड, ये जहाँ मेडिकल कॉलेज बन रहा है ये बिल्डिंग और जो और सेक्रेटरीट के सामने जो उदा की रोड है, मुख्य सड़कों का हमने निरीक्षण किया। और बारिश के मौसम में जो सड़कें टूट जाती हैं या ब्यूटिफिकेशन का काम है, कहीं ग्रिल टूटी हुई है, सभी अधिकारियों को टाइमलाइन दे दिया गया है और हमारे डीसी साहब इसको मॉनिटरिंग करेंगे। और ऊपर से बजट दिलवाने की बात होगी, सेक्टर करवाने की बात होगी, चंडीगढ़ से हम करवाएंगे और बिल्कुल निश्चित अवधि के अंदर, क्योंकि बारिश का मौसम लगभग ख़त्म हो गया है, इस काम को हम ख़त्म कराएंगे और शहर के सौंदर्यीकरण में आम आदमी को कोई असुविधा ना हो वो चीज़ हम ध्यान में रखेंगे और सारा जो है इन सड़कों का जो ज़रूरत है रिपेयर करने की वो तुरंत करवाएंगे। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि भिवानी जिले में पानी निकासी, सड़कों के निर्माण और सौंदर्यीकरण को लेकर बजट की कोई भी कमी नहीं रहने दी जाएगी। सूबे की सरकार भिवानी के आधारभूत ढांचे में हर संभव सुधार करने को तैयार है। देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो हाईवे निर्माण का काम किया है
वो आप लोगों के सामने है। हरियाणा के अंदर ही हज़ारों करोड़ रुपए की सड़कें बनी हैं। आप देखें, ईस्ट से वेस्ट, साउथ से नॉर्थ, बहुत सारे नए हाईवे बने हैं, मेट्रो का काम हुआ है और डेवलपमेंट के काम में कोई कमी नहीं है। हमारे शहर की जो है पानी निकासी की समस्या है, पानी निकासी की दीर्घकालीन व्यवस्था अलग से करनी पड़ेगी और शॉर्ट टर्म जो इसका मैकेनिज्म हम बना सकते हैं उसको हम बनाएंगे और जो व्यवस्था जितनी अच्छी हो सकती है उसको करेंगे। शहर का सड़कें हों, इलेक्ट्रिसिटी हो या जो प्लांटेशन का काम हो, सारे काम हम करवाएंगे। सारा काम तुरंत प्रभाव से शुरू हो जाएगा। सभी इंजीनियर को टाइमलाइन दे दिया गया है और बहुत जल्दी आने वाले हफ्ते के अंदर ही सारी जगह काम शुरू कर देंगे और कहीं अगर लंबा काम है तो टेंडर प्रोसेस पूरा करके इसको काम को करेंगे और शहर का जो सौंदर्यीकरण में किस तरह की कोई बाधा नहीं आने देंगे। फंड्स की हम दिक्कत नहीं होने देंगे। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि देश में कपास, दालें और तेल उत्पादन करने वाली फसलों के भाव 2 से 2.5 गुना तक किसानों को दिए जा रहे हैं ताकि दूसरे देशों से आयात की आवश्यकता ही ना पड़े। इसके साथ ही हरियाणा देश में सर्वाधिक गन्ने का भाव देने वाला राज्य बन गया है। अब हाल ही में केंद्र सरकार ने हरियाणा के मुख्य फसलों में से एक सरसों के भाव में भी 400 रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही चने के भाव को भी बढ़ाया गया है। ये प्रदेश के किसानों की आय को दोगुना करने की तरफ एक बेहतरीन कदम है। मंत्री जी का हम धन्यवाद करता हूं कि देश में सर्वाधिक गन्ने का रेट दिया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 400 रुपये का भाव इसका सरसों का बढ़ाया है, चने का भाव बढ़ाया है और सबसे ज़्यादा फसल हरियाणा खरीदता है। किसानों को सीधा पैसा कर देते हैं। हज़ारों करोड़ की हम मंडियाँ बना रहे हैं और किसान हमारे से खुश हैं। और आंदोलनकारी जो नेता हैं इनमें से एक ने जब पंजाब के अंदर 360 रुपये का भाव किया, वो भी इलेक्शन ईयर में, तो लड्डू खिला के पंजाब के मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया था। मैंने कल भी कहा था कि हमारा भाव गन्ने का देश में सबसे ऊंचा है, तो हमारे मुख्यमंत्री जी का भी इनको स्वागत करना चाहिए। इसके साथ ही कृषि मंत्री ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि गेहूं और धान के फसल चक्र से बाहर निकलकर अन्य फसलों की तरफ कदम बढ़ाएं, क्योंकि गेहूं और धान की फसल में सैचुरेशन बिंदु आ चुका है। किसानों को अपने फसल चक्र में परिवर्तन करके लाभ की तरफ बढ़ना होगा। को लेकर नीतियाँ बनाई हैं कि किसान के फसल बोने से पहले हर चीज़ का भाव हम डिक्लेयर करें। कांग्रेस के वक्त में जब फसल हो जाती थी तब भाव आता था और उसका परिणाम ये है कि दालों का जो आयात होता था, ऑयल सीड का जो आयात होता था, उनके भाव दुगने से ज़्यादा हो चुके हैं। और हमें जो नीतियाँ बढ़ानी है देश की ज़रूरतों को देखते हुए कि हमें कपास की ज़्यादा ज़रूरत है, हमें दालों की ज़्यादा ज़रूरत है, हमें तेलों की ज़्यादा ज़रूरत है, उन चीज़ों के भाव हमने दुगने 2.5 गुने उस तक कर दिए हैं। और हमारी कोशिश ये है कि बागवानी की तरफ ध्यान जाए, पशुपालन की तरफ दें, मछली पालन की तरफ ध्यान दें, फार्म गेट जो है प्रोसेसिंग का काम करें, एंटरप्रेन्योर करें, जो काम आगे बढ़ के आए। और ये गेहूँ और धान का जो फसल चक्कर है उसमें सैचुरेशन आ चुका है, उससे निकल के जो किसान सोचेगा तो उसकी आमदनी निश्चित तौर पर हम बढ़ाएंगे। वहीं उन्होंने आंदोलन कर रहे किसानों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार किसानों के लिए बेहतर काम कर रही है। ऐसे में किसानों को सरकार की नीतियों को समझने की जरूरत है। जनता टीवी के लिए भिवानी से दीपक मुटरेजा की रिपोर्ट। वहीं शुक्रवार को प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर नूंह पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक कर दिशा निर्देश जारी किए। इसके साथ ही उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कई और मुद्दों को लेकर भी अपनी बात रखी। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर शुक्रवार को नूंह में जिला बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ बैठक की और उन्होंने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को कई जरूरी दिशा निर्देश दिए, जिसकी जानकारी उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी। हमारी इस प्रकार की बैठकें चलती रहती हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है और ये केवल कहने के लिए कार्यकर्ताओं की पार्टी नहीं है, सचमुच के कार्यकर्ताओं की पार्टी है।
तो हमारा संगठन चुस्त दुरुस्त रहे और वो सारा का सारा कंप्लीट हो, उसके लिए बैठक रखी, उसकी समीक्षा है। जैसे हमारी जिला कार्यकारिणी है वो सारी है नहीं है, उसका प्रवास ठीक से है कि नहीं है, मंडल कार्यकारिणी पूरी है कि नहीं है, हमारे मोर्चे प्रकोष्ठ जो हमारे सारी जगह बटा हुआ है सारा सिस्टम, तो वो ठीक तरीके से गठन हो चुका है नहीं हो चुका, और होने के बाद वो ठीक प्रकार से कार्य कर रहा है नहीं कर रहा है, तो उसकी एक समीक्षा होती है कि सारे जो हमारे मोर्चे प्रकोष्ठ सारा जो हमारा संगठन ठीक से काम कर रहा है। उसके लिए एक रूटीन बैठक है। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने कहा कि टीचरों की जहां भी कमी है, हमारा प्रयास है कि जल्द कमी को पूरा किया जाएगा। कोरोना काल की वजह से सभी स्कूल बंद रहे, ये भी एक परेशानी रही है और धीरे धीरे प्रयास किए जा रहे हैं। टीचरों की जहां भी कमी है, हमारा पूरा प्रयास है कि जल्दी हम उसको पूरा करेंगे। अभी ये कोरोना काल में एक बड़ी भारी समस्या रही है, क्योंकि सारे स्कूल अभी तक बंद रहे हैं, तो ये एक समस्या रही है। लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता प्रयास कर रहे हैं, और हमारे पास दूसरे भी और भी टीजीटी पीजीटी उसमें भी हमारे पास टीचर कम हैं, लेकिन हमारा प्रयास है कि जल्दी हम उसको पूरा करेंगे। वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कोरोना काल में प्राइवेट स्कूलों की ओर से वसूली जाने वाली ट्यूशन फीस पर भी जानकारी दी। इसके मामले में जो हमारा फैसला था वो ये था कि भाई केवल ट्यूशन फीस लेंगे। अब जैसा कोर्ट का भी निर्णय था और वैसे सिद्धांतिक निर्णय भी यही था कि जो टीचर हैं लगे उनको तनख्वाह दी जाएगी। तो अगर टीचर को तनख्वाह दी जाएगी तो कहीं से ना कहीं से तो आएगी। तो ऑनलाइन एजुकेशन देने का काम सभी कर रहे हैं, सरकार की तरफ से भी है, स्कूलों की तरफ से भी है। वो ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे, तो हमने ट्यूशन फीस की निश्चितता करी थी। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल थे वो कोर्ट में चले गए और कोर्ट ने कहा कि नहीं, दूसरे जो अन्य खर्च है वो भी ले सकते हैं। उसके बाद हमने दोबारा कोर्ट में हमने उसके अगेंस्ट रिपिटिशन हमने फाइल की और कोर्ट ने हमारी बात मान ली। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में चले गए, तो वहाँ से जिस प्रकार का फैसला इनके पक्ष में आया उसकी वजह से ले ले। सरकार का पूरा प्रयास यही रहा कि कम से कम लिया जाए, ट्यूशन फीस ली जाए, और हम अभिभावकों के पक्ष में थे, उनको राहत मिली। वहीं उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के मुकाबले हमारी सरकार ने ज्यादा काम किया है, कुछ रोजगार के अवसर भी बढ़ने चाहिए, लेकिन कोरोना ने आर्थिक स्थिति को खराब कर दिया, जो वापस धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। जो हमने किया वो पिछली सरकारों के मुकाबले में बहुत ज्यादा अच्छा हमने करके दिखाया। हमारा प्रयास रहा कि रोजगार के अवसर बढ़ने चाहिए। कुछ कोरोना काल में भी जो है वाकई सारे, वो केवल कोरोना केवल हमारी समस्या नहीं है, वो सारी दुनिया की समस्या है। पूरी दुनिया की आर्थिक स्थिति को उसने खराब किया, उसमें हम भी एक हैं, हमारी भी स्थिति खराब किया, लेकिन हमारा प्रयास है और हम उसके अच्छे के लिए प्रयासरत हैं। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि अगर कोई अध्यापक सरकारी स्कूल में फीस लेता है या शिकायत मिलती है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के वेतन में डबल वृद्धि हुई है, जिससे कर्मचारी से लेकर हर वर्ग बीजेपी सरकार में खुश है। जनता टीवी के लिए नूह से कासिम खान की रिपोर्ट। वहीं चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा विधानसभा का नया भवन बनाने का प्रयास शुरू किया है। आज की जरूरत और आगामी परिस्थितियों के मद्देनजर विधानसभा के नए भवन की बेहद जरूरत है। हरियाणा में परिसीमन के मद्देनजर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने एक पहल की, एक कदम बढ़ाया कि हरियाणा विधानसभा के लिए नए भवन की जरूरत है, और इसी के चलते विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बीते दिनों हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को इसको लेकर एक पत्र लिखा था। स्पीकर का पत्र मिलने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है और ये कहा है कि चंडीगढ़ में ही जमीन उपलब्ध करवाई जाए और हरियाणा विधानसभा का नया भवन बनाए जाने पर विचार किया जाए। तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता हैं। स्पीकर साहब, आपने एक कदम बढ़ाया और आपने एक चिट्ठी मुख्यमंत्री को लिखी और ये कहा कि परिसीमन के मद्देनजर हरियाणा को नए भवन की जरूरत है विधानसभा के लिए। अब कहां तक आप आगे बढ़े हैं सर इस पूरे मसले में? देखिए पवन जी, जैसा कि आपको जानकारी है, आज की परिस्थिति में और जो आने वाली परिस्थिति है, उन दोनों को मद्देनजर रखते हुए हरियाणा विधानसभा का जो भवन है उसका आधुनिकीकरण और उसका एक्सपेंशन वो बहुत ज़रूरी है। आज की परिस्थिति में विधान भवन जो हमारा है उसमें 90 विधायकों की बैठने की व्यवस्था है
और अगर हमारे पास 2 या 3 विधायक और आ जाएं तो उनको बिठाने की व्यवस्था हमारे वहाँ हो नहीं सकती। और इसके अलावा जो हमारी विधानसभा की कमेटियां हैं उनके बैठने के लिए कोई स्थान नहीं है, उनके चेयरमैन के लिए कोई कमरा नहीं है। इवन जो हमारे मंत्री, जब हमारा विधानसभा सत्र होता है उनके बैठने के लिए भी कोई वहाँ पर स्थान उपलब्ध नहीं है। लीडर ऑफ द अपोजिशन, उनको हमने एक कैबिन के अंदर, टेम्परेरी कैबिन के अंदर बना करके उनको एक कमरा दिया हुआ है। इस प्रकार की परिस्थिति में आज विधानसभा कार्य कर रही है। और इसके साथ साथ अब देखिए, पत्रकार दीर्घा है। जब लगभग 50-55 वर्ष पहले जब ये विधानसभा भवन बना था, उस समय समाचार पत्र 10 या 15 समाचार पत्र थे। आज सैकड़ों की संख्या में समाचार पत्र छपने लगे हैं। और उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और सोशल मीडिया है, ये जिस प्रकार से पिछले 15 साल के अंदर, 20 साल के अंदर आया है, इस व्यवस्था को भी हमने सुधारना है। और इसके अलावा हम विधानसभा का ई-विधानसभा बनाने के लिए प्रयासरत हैं और विधानसभा का डिजिटलाइजेशन का काम हमने शुरू किया है। उसको बनाने के लिए, उसका ट्रेनिंग सेंटर बनाने के लिए हमारे पास जगह उपलब्ध नहीं है। और अब हमने ये निर्णय किया कि जो हमारे विधायकों के हॉस्टल्स हैं, जो फ्लैट्स हैं, उन फ्लैट्स के अंदर ये ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाए, वहाँ पर ये कार्यालय स्थापित किया है। तो इन सारी परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हैं और आगामी 2026 में जब दोबारा परिसीमन होने वाला है, आज की जो जानकारी या खबरें अखबारों के अंदर भी आ रही हैं, जो एक्सपर्ट्स की राय है, कम से कम 30 या 35 विधायक जो हैं वो और बढ़ने वाले हैं। जनसंख्या को देखते हुए, जिस प्रकार से पिछले 20 साल के अंदर हरियाणा में जनसंख्या बढ़ी है, और उसके मुताबिक उस समय 115 या 120 विधायक होंगे। तो उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि हमें अभी पर्याप्त समय है और इस समय के अंदर अपना एक विधानसभा भवन जो चंडीगढ़ में स्थित हो और इसी विधानसभा भवन के बिल्कुल नज़दीक हो, वो विधानसभा भवन यहाँ पर बनना चाहिए। तो इसी को लेकर के मैंने एक पत्र आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को लिखा था और दूसरा पत्र मैंने आदरणीय अमित शाह जी को, जो हमारे गृह मंत्री हैं, उनको भी भेजा था। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने जो राय मैंने व्यक्त की थी, उस राय को सही मानते हुए उन्होंने भी अपनी तरफ से एक पत्र आदरणीय अमित शाह जी को लिखा है और उनसे उन्होंने कहा है कि ये जो विषय है इसके ऊपर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए और एक नई विधानसभा कम से कम 10 एकड़ ज़मीन के ऊपर यहाँ चंडीगढ़ के अंदर बननी चाहिए। स्पीकर साहब, आपने भी पत्र लिखा था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को और अब मुख्यमंत्री ने भी आपने उनको जो पत्र लिखा था उसका रेफरेंस देते हुए आपकी जो आपने राय व्यक्त की थी उसको आगे बढ़ाया है। आने वाले दिनों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से आप मिलने का प्रयास करेंगे क्या, या साथ ही मुख्यमंत्री और आप दोनों मिलकर प्रयास करेंगे क्या आपने तैयारी की है इस मामले में बागी? निश्चित तौर पर अगर समय, मैंने मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया है, अगर इकट्ठा मिलने का समय मिले तो बहुत अच्छा है। मैंने भी खुद भी आदरणीय गृह मंत्री जी को पत्र लिख करके इस विषय में और 1-2 विषय जो और हैं, जो पहले से पेंडिंग चल रहे हैं, चाहे वो हमारा 13% स्थान पंजाब विधानसभा के पास है या पंजाब यूनिवर्सिटी में हरियाणा का जो हिस्सा है, उस मामले को लेकर के भी मैंने आदरणीय गृह मंत्री जी को पत्र लिखा था। तो इन सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए मैंने गृह मंत्री जी से समय मांगा है और मुझे आशा है कि अगले कुछ दिनों के अंदर समय मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें और इस विधानसभा भवन की ज़रूरत क्यों है, वो हम बैठ करके उसके ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा कर सकेंगे।
सर आपने जो है वो ये बात की कि परिसीमन के मद्देनजर और मौजूदा परिस्थितियों में भी जो है वो भवन का जो आपके पास जो जरूरत है उसके मुताबिक उतना भवन आपके पास नहीं है। ऐसे में जो आपने डिजिटलाइजेशन का फैसला किया था सर, उसको अभी आगे बढ़ा रहे हैं या आगे की जो नई आगामी जो रणनीति रहेगी उसके चलते उसको अभी जो है वो रोकने की कोशिश रहेगी? देखिए, वो हमारा प्राथमिकता है, हमारी प्राथमिकता है। और हमने कहा कि आगामी जो बजट सत्र है उस बजट सत्र तक हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो हमारा ई विधानसभा का जो हमने एक प्रारूप तैयार किया है, ई विधानसभा की ओर कदम बढ़ाया है, वो हमारी विधानसभा ई विधानसभा बने और पेपरलेस विधानसभा बने। ये हमारी प्राथमिकता है। ये तो भवन जब बनेगा ये सारा जो सामान है ये वहाँ पर शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन हम उस भवन की खातिर ये जो डिजिटलाइजेशन और कंप्यूटराइजेशन का काम है इसको नहीं रोकेंगे। स्पीकर साहब, जो ये नया भवन आपने बनाने की बात की है, शुरुआत की है, कदम बढ़ाए हैं, इस पूरे मामले में चंडीगढ़ में ही आपने हालांकि जगह की मांग की है, लेकिन जो वो ऐसी चर्चाएं कि चंडीगढ़ के ऊपर अपना हक नहीं छोड़ना चाहिए, अगर चंडीगढ़ में ही जगह मिलती है फिर विचार किया जाए, अगर चंडीगढ़ से बाहर पंचकूला में या अन्य जगह पर कोई बात, आप भी चाहते हैं कि चंडीगढ़ में इसी भवन के साथ ही जगह मिले? बिल्कुल, देखिए ये हमारी सबसे पहली शर्त है कि जो स्थान उपलब्ध हो वो चंडीगढ़ में हो। पंचकूला या किसी और ज़िला के अंदर कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। चंडीगढ़ के अंदर उपयुक्त स्थान कोई मिले तभी हम उसके ऊपर विधानसभा भवन जो है बनाने की ओर आगे बढ़ेंगे। तो अब उम्मीद करें कि जो आज की मौजूदा परिस्थिति और आगे की परिस्थितियों के मद्देनजर आपने ये शुरुआत की है, एक कदम बढ़ाया, लेकिन इसके साथ साथ सर जो पंजाब के पास हरियाणा का हिस्सा एक तौर पर कब्जे के तौर पर है, उसमें भी आपने पंजाब के राज्यपाल, चंडीगढ़ प्रशासक से मुलाकात की, पूरा हरियाणा की विधानसभा में आपने प्रस्ताव पारित करते हुए सभी दलों के नेताओं के साथ आप मिलने गए और साथ ही अधिकारियों की बाद में बैठकें हुई। क्या कोई नतीजा निकलता दिख रहा है सर? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि एक प्रक्रिया शुरू हुई है, ज़रूर उस प्रक्रिया का सही एक अंत होगा, क्योंकि जो हमने प्रक्रिया शुरू की थी उसके कुछ कुछ परिणाम आने शुरू हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले जो चंडीगढ़ प्रशासन है उनके अधिकारियों की तरफ से एक पत्र आया था और जिसमें उन्होंने लिखा था कि हमारे पास उस समय का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है जिस समय चंडीगढ़ का ना इसका पंजाब और हरियाणा का विभाजन हुआ था। लेकिन खुशकिस्मती की बात यह है कि हमारे पास वो पूरे का पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध है और हमने वो पूरा रिकॉर्ड चंडीगढ़ प्रशासन को भी और आदरणीय महामंत्री को, दोनों को अलग अलग से उनके पास भेज दिया है। मुझे लगता है कि उसके ऊपर वो ज़रूर जो वहाँ की प्रोसीडिंग्स हैं, जो वहाँ के निर्णय हैं, उन निर्णयों को देख करके आगे कोई निर्णय करेंगे। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता थे, जिन्होंने कहा है कि मौजूदा परिस्थिति की बात करें या आगामी जो परिस्थिति बनेगी उसके आधार पर नए विधान भवन हरियाणा का बनाने को लेकर एक पहल शुरू की है और उसको आगे जो है वो बढ़ाया जाएगा। साथ ही जो मौजूदा विधानसभा सदन है उसको डिजिटलाइजेशन उसमें किया जाएगा, ई विधानसभा बने ऐसा प्रयास रहेगा और विधानसभा का जो आगामी बजट सत्र होगा तब तक ये ई विधानसभा सामने आए और इस पे काम हो, इसको लेकर काम चल रहा है और प्रयास है कि इसको पूरा कर लिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़। प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने बताया है कि निगम की ओर से अनुसूचित जातियों से संबंधित लोगों को कई श्रेणियों के अंतर्गत ऋण मुहैया करवाया जाता है ताकि वो अपना कारोबार और स्वरोजगार स्थापित कर सकें। इन श्रेणियों में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, व्यापार एवं कारोबार क्षेत्र और स्वरोजगार जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की सहायता से लागू योजनाओं के तहत भी उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने बताया कि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के अंतर्गत 231 लाभार्थियों को डेयरी फार्मिंग, भेड़ पालन, सुअर पालन के लिए 130.2 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध करवाया गया है।
और इनमें से 118.28 लाख रुपए बैंक ऋण और 11.93 लाख रुपए सब्सिडी के साथ 0.75 लाख रुपए मार्जिन मनी के रूप में जारी किए गए हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर के तहत 17 लाभार्थियों को 7.50 लाख रुपए की राशि मुहैया करवाई गई है, जिसमें से 5.6 लाख रुपए बैंक ऋण, 1.14 लाख रुपए सब्सिडी और 0.75 लाख रुपए मार्जिन मनी के रूप में जारी किए गए हैं। हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में हुई हरियाणा राज्य भंडारण निगम की समीक्षा बैठक में चल रहे प्रगति कार्यों की जानकारी ली है। उन्होंने खरीफ सीजन से पहले अधिकारियों को फसल खरीद और भंडारण की तैयारियों को लेकर जायजा लेने के निर्देश भी जारी किए। उन्होंने बताया कि सरकार किसानों को हर प्रकार से लाभ पहुंचाने और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। उन्होंने कहा कि किसानों को अनाज के सुरक्षित भंडारण के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को व्यापक प्रचार माध्यमों का इस्तेमाल करने के निर्देश भी दिए। बैठक में निगम के प्रबंध निदेशक अशोक कुमार शर्मा ने बताया है कि हरियाणा राज्य भंडारण निगम 1 अक्टूबर 2021 से अपनी कार्य प्रणाली को ऑनलाइन करने जा रहा है। इससे वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम की सारी जानकारी एक ही क्लिक पर उपलब्ध होंगी। और इसी के साथ जनता सरकार में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए जनता टीवी।